माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर जब चर्चा कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि महान अशोका को जानकर समझकर और कैसे हम उनको रिलीवेंट करके समझ सके और कैसे उनकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सके। जब हम देखते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने जब ये अपने कर्तव्य उन्होंने हाथ में लिया कि समाज में जो आत्मसम्मान की मूवमेंट, जो हमारे महापुरुषों ने और नारी रत्नों ने आत्मसम्मान मूवमेंट शुरू की, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब पुस्तकें पढ़ी, जब उन्होंने सही जड़ जानी और समझी और उन्होंने जाना कि जो हमारे अंदर जो लैक ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग मनुस्मृति के द्वारा जो हमारे शिक्षा, संपत्ति और स्वरक्षा का अधिकार छीन लिया गया था, उसके लिए जो हम मानसिक गुलाम हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो सोच विचारना, समझना और जानने का, सीखने का जो क्षमता थी वो खत्म हो चुकी थी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी इसीलिए कहा कि एक अविद्या के कारण इतने अनर्थ हुए और इसीलिए उन्होंने शिक्षा का माध्यम चुना और उन्होंने देखा कि शिक्षा के द्वारा हम समाज में प्रबोधन ला सकते हैं, लोगों को सोच विचार करने वाला बना सकते हैं। और इसी मूवमेंट में उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को भी जोड़ा और माता सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा हासिल की और साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के साथ साथ उन्होंने सभी पुस्तकें भी पढ़ी और विदेशी जो लोग थे जिन्होंने मूवमेंट चलाई उनको भी जानने और पढ़ने की कोशिश की और खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। माता सावित्रीबाई फुले जी भी जो थॉमस क्लार्कसन 1785 में जिन्होंने मूवमेंट चलाई थी रंग भेद नीति के विरोध और उन्होंने कानून बनवाए थे, तो माता सावित्रीबाई फुले थॉमस क्लार्कसन से भी ज्यादा प्रभावित थी, जो कि उन्होंने बताया है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी कोशिश की और उन्होंने शिक्षा के द्वारा जो व्यवस्था परिवर्तन और समाज में प्रबोधन लाने की कोशिश की और जो हमारे समाज को सोच विचार करने वाला बनाया। और इसी वजह से जो महान अशोका के समय में जो विचार कौशल्य सिखाया जाता था, उसी तरह महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के माध्यम से ये करने की कोशिश की और इसीलिए ये व्यवस्था परिवर्तन लाने में और समाज में प्रबोधन लाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे पाए। लेकिन उसके बाद जो शिक्षा का स्वरूप है, जो हमारी मूवमेंट थी, उसके बाद जो शिक्षा का स्वरूप है वो बदल गया और वो सिर्फ अनुकरण या फिर हमारे स्वार्थ के लिए ही हमने उसका उपयोग किया। लेकिन अगर हम शिक्षा के माध्यम से जो हमारे अंदर की जो थिंकिंग स्किल है, अगर आज भी 21वीं सदी में भी जब हम देखते हैं कि महिलाओं की परिस्थिति बहुत ही बदतर से बदतर होती जा रही है, हम कहते हैं कि हम आधुनिक समय में हैं, लेकिन महिलाओं की परिस्थिति वही हजारों साल पुरानी है। तो इसके लिए महिलाओं में भी हमें थिंकिंग स्किल, उनके अंदर विचार कौशल्य के द्वारा ही हम ये ला सकते हैं। तो जो हमारी शिक्षा का स्वरूप जो हमारे महापुरुषों ने और नारी रत्नों ने हमें दिया है, जो माता सावित्रीबाई फुले ने दिया है, उस स्वरूप को हमें फिर से आगे लाना है और फिर से समाज को सोच विचार करने वाला बनाना है, तभी हम समाज में प्रबोधन लाने की कोशिश कर सकते हैं या ला सकते हैं। क्योंकि जैसे बाबा साहब ने कहा है कि मानसिक मुक्ति के द्वारा ही हम समाज में प्रबोधन ला सकते हैं और उसके बाद ही हम बाकी विकास को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मानसिक मुक्ति के लिए हमें समाज को जो लैक ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग है, उसके बारे में जागरूक होकर लोगों को सोचना, समझना, सिखाना है। और जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो अपना जैसे कि उर्मी जी ने भी, गोहिल उर्मी जी ने भी अपनी बात रखी कि महामात्रों की नियुक्ति के बारे में जो 12वें शिलालेख में, तो शासन प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं को समान अधिकार जो महान अशोका के समय दिया गया था, वो भी आज महिलाओं को मिलना चाहिए। है शासन प्रशासन में महिलाएं हैं, लेकिन बहुत ही कम परसेंट है। और हम कहते हैं कि आज महिलाएं बहुत ऊंचे ओहदे पर है, लेकिन कितने 74 ईयर्स जो हमारे आज़ादी के हो गए हैं, उसके बाद हम कुछ सालों से ये सुन रहे हैं कि एक डिफेंस में महिला पायलट गई डिफेंस में, या फिर साइंस के फील्ड में महिलाओं की प्रतिभागिता रही, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज है। तो इसके लिए भी हमें महिलाओं को और तैयार करना होगा, उनको जागरूक करना होगा, तभी हम महिलाओं की स्थिति और अच्छी करने में समर्थ हो पाएंगे। और महान अशोका के शिलालेख में जो उन्होंने कहा, क्योंकि उस समय भी और आज भी
एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि महिलाएं आज भी वो रूढ़िवादी मानसिकता, जो मानसिक गुलामी है, जो अंधश्रद्धा है, उसके कारण वो शिक्षा की तरफ कम जा रही है, सोच विचार करना कम सीख रही है। और इसीलिए उस समय उनको शिक्षा के द्वारा जागरूक किया गया, उनमें प्रबोधन लाया गया और वो उस अनुकरण से मुक्त हो पाई। और इसीलिए जो महिलाओं को उन्होंने विधवा महिलाओं का विवाह किया, या महिलाओं या और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी जो व्यवस्था की गई, और जो महिलाएं उनसे जुड़ी क्रांति के लिए, वो इसीलिए क्योंकि वो महिलाएं उस मानसिक गुलामी से मुक्त हो पाई थी। और उन्होंने आगे जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी का जो स्वप्न था, जो उनका संघर्ष था, वो आगे लेके गए। तो ये शिक्षा का माध्यम की वजह से, सोच विचार करने की वजह से ये हो पाया। और जो महान अशोका के शिलालेख में प्रयत्नों की पराकाष्ठा की बात की गई, वो प्रयत्नों की पराकाष्ठा हम माता सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र में भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी क्रांति ला सकी। और आज हम उन्हें राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले कहते हैं, क्योंकि जो क्रांति वो उस समय में ला सके, वही क्रांति इस समय में भी हमें लाने की कोशिश करनी है। जो महान अशोका के शिलालेख में लिखा गया कि महिलाएं जो दिन कोई भी अपना त्योहार हो, हर रोज कुछ ना कुछ हमारे पारिवारिक प्रसंग हो, तो वो उन अमंगल कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहती है। लेकिन अगर वो उन अमंगल कार्यों से मुक्त हो, और उन्होंने बताया कि जो मैंने रास्ता बताया है, अगर वो उस रास्ते पे चले तो वो कार्य ज्यादा मंगल होंगे, वो ज्यादा मंगल होंगे। तभी ये हम जो गरिमापूर्ण जीवन की बात महान अशोका के शासन में थी, जो समतामूलक समाज था शासन महान अशोका के शासन में, तो इसीलिए हो पाया क्योंकि महिलाएं उनके द्वारा दिए गए, जो शिलालेख के द्वारा जो मैसेज दिए गए, उनका आचरण करने में समर्थ हो पाई। और वो उस अमंगल कार्यों में से कार्यों से मुक्ति पाके एक धम्माचरण, जो धम्म के नियम है, जो धम्म का आचरण है, उसके प्रति वो ज्यादा अवेयर हुई और उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। तो इस तरह से हमने महान अशोका के शासन में जो प्रेरणा मिली, और माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो अपने जीवन में उन संघर्ष में, उन विचारधारा में, इन प्रेरणा के कारण उन्होंने बहुत अच्छे से वो व्यवस्था परिवर्तन लाने में अपना कार्य करने में समर्थ हुए। और जब महात्मा ज्योतिबा फुले जी के निर्वाण के बाद माता सावित्रीबाई फुले ने जो सत्यशोधक समाज का नेतृत्व किया, एक महिला होते हुए उस समय में जब उन्होंने नेतृत्व किया और सत्यशोधक समाज को चलाने के लिए उन्होंने जो अपना नेतृत्व किया, वो इसीलिए क्योंकि वो सोच विचार करने में सक्षम थे। तो इस तरह से हम माता सावित्रीबाई फुले को उनके जीवन को, उनके जीवन चरित्र और उनके विचारधारा को ध्यान में लेते हुए आगे समाज का जब हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो उस रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें हमारे हमारे महापुरुषों और नारी रत्नों से प्रेरणा लेनी है। और साथ ही जो कोऑपरेशन, जब उन्होंने सभी से, जब उन्होंने लोगों को शिक्षा दिलाई, जो महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य किया, तो उनको जो उनके सहकारियों से कोऑपरेशन मिला, उसी वो भी उनके विचारधारा की मजबूती के कारण वो उस समय इस कार्य करने में सफल हो पाए। तो इसी तरह हमें उनसे प्रेरणा लेनी है और उन्हीं के बताए हुए मार्ग को आगे ले जाके नए रास्ते खोजने हैं और नई संभावनाएं खोजनी है। और साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोग गुजरात में भी 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले के 189वीं एनिवर्सरी है, उसको उसके उपक्रम के ऊपर हम लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जो गुजरात में 3 जगह होने वाला है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम माता सावित्रीबाई फुले के जीवन चरित्र और उनके विचारधारा को और उजागर करके महिलाओं में प्रबोधन ला सके, समाज परिवर्तन में लोगों में, समाज में प्रबोधन ला सके। जय भीम, जय माता सावित्री, जय रमाई, जय जलकारी। थैंक यू प्रियंका, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया